नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी ट्रंप के बयान पर घिरी मोदी सरकार की, पीएम मोदी के अदानी पर बयान पर भड़के राहुल गांधी की। देखेंगे कैसे सीट के फेर में फंसे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाषा विवाद को लेकर क्यों केंद्र पर बरसे एमएनएम चीफ कमल हासन। जानेंगे कैसे मांझी के बयान से एनडीए में मची खलबली, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने मॉडर्न कोच फैक्ट्री के अधिकारियों कर्मचारियों से मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। लिखा, क्या रेलवे वाकई 21वीं सदी के लिए तैयार है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास होंगे प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख सचिव। आरबीआई के गवर्नर के रूप में 6 साल तक सेवाएं देने के बाद पिछले साल दिसंबर में रिटायर हुए थे शक्तिकांत दास। सोशल मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की तैयारी में केंद्र सरकार। इन्फ्लुएंसर्स को कंटेंट रेटिंग देना होगा अनिवार्य। 5 से 50 लाख फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स के लिए होंगे ये नियम। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फंड से खरीदे गए आईफोन और लैपटॉप, दफ्तर की सजावटी चीजों में भी हुआ खर्च। कैग रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को दी जाने वाली $21 मिलियन की रकम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आखिर भारत में वोटिंग बढ़ाने की चिंता हमें क्यों करनी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूएस एड की इस राशि को कैंसिल भी कर दिया है, लेकिन ट्रंप का बयान मोदी सरकार की मुसीबत बन गया है, क्योंकि इस बार ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी इससे जोड़ दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार तीसरे दिन वोटर टर्नआउट के लिए भारत को मिले $21 मिलियन का मुद्दा उठाया है। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन दिए जा रहे हैं। हम भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन दे रहे हैं। हमारा क्या, मैं भी तो मतदान बढ़ाना चाहता हूँ। पहली बार ट्रंप ने $21 मिलियन की सहायता को लेकर पीएम मोदी का नाम लिया है, और इसे लेकर अब कांग्रेस ने पीएम मोदी और बीजेपी को घेर लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि $21 मिलियन मैंने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिए हैं। लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद आज चारों तरफ चुप्पी है। इसलिए हम नरेंद्र मोदी से जानना चाहते हैं कि ये $21 मिलियन कहाँ गए, क्योंकि ट्रंप के बयान से साबित हो गया है कि उन्होंने $21 मिलियन मोदी को चुनावों को प्रभावित करने और वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिए थे। हम लगातार वोटर टर्नआउट के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या इसी पैसे से वोटर टर्नआउट बढ़ रहा है? नरेंद्र मोदी कितना भी विदेशी फंड ले आए, वो भारत के लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर पाएंगे। खेड़ा ने कहा कि यूएस एड ने भारत को 2001 से 2024 के बीच $2.9 बिलियन दिए हैं। इस राशि का 44% पैसा मोदी सरकार में आया है। इसलिए हम श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सबके सामने आना चाहिए कि ये पैसा किसको किसको गया। इस पैसे का 1/4 हिस्सा पिछले 4 साल यानी नरेंद्र मोदी की सरकार में आया। ये पैसा कहाँ गया? साल 2021 से 2024 के बीच $650 मिलियन आया। इसका हिसाब देश के सामने रखा जाए। ट्रंप के बयान से अब बीजेपी ही फंस गई है। मोदी सरकार से कांग्रेस सवाल कर रही है, तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को घेर लिया है। उन्होंने एक बार फिर उद्योगपति अदानी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अमेरिकी प्रेस को दिए गए पीएम मोदी के बयान की राहुल गांधी ने कड़ी निंदा की। राहुल ने साफ कहा कि अदानी विवाद प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत नहीं बल्कि देश का मामला है। तो और क्या कुछ कहा कांग्रेस सांसद ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अदानी समूह से जुड़े विवाद पर अमेरिकी प्रेस को दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि देश का मामला है। कांग्रेस नेता हाल ही में अमेरिका दौरे के दौरान पीएम मोदी की मीडिया से बातचीत का जिक्र कर रहे थे। जब उनसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चर्चा और अदानी समूह को लेकर चल रहे विवाद के बारे में पूछा गया, तो राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये व्यक्तिगत मामला है, और जब 2 विश्व नेता मिलते हैं तो ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी जी, ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये देश का मामला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अमेरिकी प्रेस से कहा कि वो अदानी के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप से कुछ नहीं पूछेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिका में अदानी के खिलाफ भ्रष्टाचार और चोरी का मामला लंबित है। राहुल गांधी ने आगे कहा, और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो एक व्यक्तिगत मामला है और हम इस पर चर्चा नहीं करते। अगर वो वास्तव में भारत के प्रधानमंत्री होते तो वो ट्रंप से इस मामले के बारे में पूछते और उनसे कहते कि वो इसकी जांच करवाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें अमेरिका भी जांच के लिए भेजेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि ये एक व्यक्तिगत मामला है। तो क्या अब अदानी का मामला फिर से बड़ा सियासी मुद्दा बनेगा?
क्या राहुल गांधी का वार मोदी सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगा? राहुल गांधी के बयानों से मोदी सरकार सवालों से घिर गई है, तो सवाल एयर इंडिया पर भी उठ रहे हैं। देश की एयरलाइंस कंपनी का ध्यान मुनाफा कमाने पर है। उन्हें यात्रियों की सुविधा की ज्यादा चिंता नहीं है। अगर यात्री शिकायत करता है तो एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों पर ही तमाम आरोप मढ़ देती हैं। लेकिन अब एयरलाइंस कंपनियों की इस मनमानी का सामना मोदी सरकार के मंत्री को ही करना पड़ा, जिसके बाद कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को घेर लिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री को विमान में टूटी सीट पर यात्रा करनी पड़ रही है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस विमान में केंद्रीय मंत्री सफर कर रहे हैं उसमें ऐसा भी नहीं कि केंद्रीय मंत्री को ही टूटी सीट मिली थी, बल्कि कई यात्री इसी तरह की सीट पर सफर कर रहे थे। इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर नाराजगी जताई। वैसे आपको बता दें कि जिस विमान में शिवराज यात्रा कर रहे थे वो एयर इंडिया का है। पहले ये सरकारी कंपनी थी, बाद में इसके प्रबंधन का जिम्मा टाटा को सौंप दिया गया। लेकिन एयर इंडिया की हालत नहीं सुधरी। इस पर शिवराज ने कहा, आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था। पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक AI 436 में टिकट करवाया था। मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी और अंदर धंसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था। जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया था कि ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। सहयात्रियों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदलकर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं? मैंने फैसला किया कि मैं इसी सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करूंगा। शिवराज टूटी सीट पर ही बैठे। इसे लेकर उन्होंने कहा कि मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं है, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? शिवराज के ट्वीट पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए मोदी सरकार को घेर लिया। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने पोस्ट किया कि मंत्री जी को विमान में टूटी कुर्सी मिलने का दर्द हुआ है। कुंभ जाने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को इनकी सरकार ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं दे पाई, उसका दर्द नहीं हुआ। इनकी सरकार की नाकामी की वजह से सैकड़ों लोगों के मरने का दर्द नहीं हुआ। अब बात खुद की कुर्सी पर आई तो एयरलाइंस की लूट का अंदाजा हुआ। हालांकि एयर इंडिया ने असुविधा के लिए माफी मांगी है, लेकिन ये मुद्दा उठाकर केंद्रीय मंत्री खुद ही विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। तो तमिलनाडु में कमल हासन ने मोदी सरकार को सीधी चेतावनी दे दी है। ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर तमिलनाडु और केंद्र में खींचतान मची हुई है, और अब इस विवाद में मक्कल निधि मय्यम पार्टी के अध्यक्ष और एक्टर कमल हासन की भी एंट्री हो गई है। कमल हासन ने तमिल भाषा का स्टैंड लेते हुए कहा कि ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि तमिल के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना किया जाए। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र और तमिलनाडु के बीच जारी ट्राई लैंग्वेज विवाद को लेकर मक्कल निधि मय्यम यानी MNM पार्टी के प्रमुख और एक्टर कमल हासन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। कमल हासन ने कहा कि तमिल भाषा उनकी सांस्कृतिक पहचान है, लोगों ने इसके लिए जान गंवाई है, इसके साथ खिलवाड़ न करें। हासन चेन्नई में अपनी पार्टी के 8वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। हासन ने कहा कि भाषा के मुद्दों को हल्के में ना लिया जाए। तमिलनाडु के बच्चे भी जानते हैं कि उन्हें कौन सी भाषा चाहिए, उनके पास अपनी भाषा चुनने की समझ है। बता दें कि 2019 में लागू न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर राज्य के छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी होंगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी दूसरी भाषा के तौर पर पढ़ाई जाती है। तमिलनाडु में हमेशा से 2 भाषा नीति रही है। यहाँ के स्कूलों में तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं सीखनी होंगी, लेकिन किसी भी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। राज्यों और स्कूलों को यह तय करने की आजादी है कि वो कौन सी 3 भाषाएं बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। प्राइमरी क्लासेस यानी कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में कराने की सिफारिश की गई है। वहीं मिडिल क्लासेस यानी कक्षा 6 से कक्षा 10 तक में 3 भाषाओं की पढ़ाई करवाना अनिवार्य है। गैर हिंदी भाषी राज्य में ये अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। सेकेंडरी सेक्शन यानी 11वीं और 12वीं में स्कूल चाहे तो विदेशी भाषा को भी विकल्प के तौर पर दे सकते हैं। बीजेपी लंबे वक्त से दक्षिण में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाषा जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार की नीतियों का विरोध देखा जा रहा है। ऐसे में उसकी सारी कोशिशें फेल होती नजर आ रही हैं। वहीं महाराष्ट्र में खुद ही बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव से पहले महायुति सरकार लोगों के लिए एक के बाद एक कई योजनाएं लेकर आई थी, जिसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से लेकर कई फ्री सेवाएं शामिल थी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब सरकार उन योजनाओं को या तो बंद कर रही है या इतनी शर्तें लगा रही है कि योजना का फायदा उठाने वालों की संख्या को सीमित कर दिया जाए।
और अब महाराष्ट्र सरकार एक और बड़ी योजना बंद करने जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति सरकार ने योजनाओं की बौछार कर दी थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब एक के बाद एक योजनाएं बंद की जा रही हैं। लड़की बहन योजना के लाभार्थियों की संख्या कम करने के लिए कई शर्तें जोड़ी जा रही हैं और अब एसटी बसों में महिलाओं और बुजुर्गों को दी जाने वाली छूट रद्द करने पर चर्चा शुरू हो गई है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि इस योजना से एसटी को घाटा हो रहा है। उन्होंने कहा कि एसटी निगम की सभी बसों पर छूट दी गई। अब हमारी बहनों को 50% की छूट मिलती है। साथ ही बसों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सालाना छूट भी मिलती है और उन छूटों के कारण स्थिति ये हो गई है कि एसटी बसों को हर दिन 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर हम सभी को रियायतें देते रहेंगे तो मुझे लगता है कि एसटी कॉरपोरेशन को चलाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इसके बारे में नहीं सोच सकता। सरनाइक के बयान के बाद कहा जा रहा है कि इस छूट को वापस लेने की तैयारी है। इस मामले में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक महिलाओं और बुजुर्गों को दी जा रही छूट को वापस लेने का कोई फैसला नहीं किया है। अपने इन फैसलों को लेकर एनडीए सरकार विपक्ष के निशाने पर है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयानों ने भी एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां अपने वोटरों को एकजुट करने में जुट गई हैं। इस बीच एनडीए में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख लगातार बीजेपी को तीखे तेवर दिखा रहे हैं और अब उन्होंने दलित समागम आयोजन करने का ऐलान किया है। जीतन राम मांझी ने बीजेपी को उसकी औकात दिखाने का ऐलान किया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी लगातार बीजेपी के खिलाफ बगावती रुख अपनाए हुए हैं और अब उन्होंने बीजेपी को उसकी औकात दिखाने का ऐलान किया है। जीतन राम मांझी ने 28 फरवरी को ऐतिहासिक गांधी मैदान में दलित समागम आयोजन करने का ऐलान किया है। ये समागम चुनाव से पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग इस समागम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बिहार में अपनी हैसियत दिखाने की पूरी तैयारी में जुट गए हैं और जिस तरह विपक्ष बीजेपी पर अल्पसंख्यक और दलित विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाता रहा है, ऐसे में बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में दलित वोटों को साधने के लिए मांझी बीजेपी के लिए अहम कड़ी माने जा रहे हैं। लेकिन बीते कुछ वक्त से मांझी बीजेपी को तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर मांझी अड़ गए हैं और 40 सीटों की मांग कर दी है। उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमको 40 सीटें मिले, लेकिन 20 भी मिलती है तो हम गठबंधन को लेकर इतना त्याग करने को तैयार है। जिसके बाद ये चर्चा होने लगी कि मांझी की मांग अगर पूरी नहीं होती है तो वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं बीजेपी ने मांझी की इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद मांझी अब बीजेपी के सामने अपनी ताकत दिखाने में जुटे हुए हैं। इससे आगामी चुनावों में बीजेपी को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। मांझी के तेवरों ने बिहार में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, तो झारखंड में भी पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी थी। चुनाव के नतीजे आए, 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पार्टी अब तक अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी को अपना विधायक दल का नेता चुनने का आदेश दिया था। इसके बावजूद अब तक यह काम नहीं हो पाया। तो क्यों अब तक नहीं हो पाई नेता विपक्ष की नियुक्ति, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन नतीजों में मिली हार के सदमे से बीजेपी अब तक उबर नहीं पाई है। 24 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन बीजेपी अब तक अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। इतना ही नहीं, विधानसभा में मुख्य सचेतक की भूमिका कौन निभाएगा, ये भी बीजेपी अब तक तय नहीं कर पाई है। इस सवाल पर भाजपा का कोई भी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सबको शीर्ष नेतृत्व के आदेश का इंतजार है। माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की वजह से बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की प्राथमिकता में ये काम नहीं थे और अब चूंकि दिल्ली में सरकार बन चुकी है, इसलिए किसी भी वक्त नेता के नाम की घोषणा हो सकती है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के न रहने से सूचना आयुक्त जैसे संवैधानिक पदों पर नियुक्ति अटकी हुई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को आदेश दिया था कि बीजेपी नेता प्रतिपक्ष का चयन हफ्ते भर में कर ले और शीर्ष अदालत को सूचित करे। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 12 जनवरी तक यह काम हो जाना चाहिए था और बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर 1.5 महीने बाद भी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। विधानसभा का लगातार ये दूसरा कार्यकाल है जब बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के झमेले में उलझी हुई है। पिछले कार्यकाल में बाबूलाल मरांडी को भाजपा ने नेता चुना था, लेकिन दल बदल के आरोपों की वजह से स्पीकर ने उन्हें नेता मानने से इनकार कर दिया था। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान का कुर्सी का और उनका जैसे 36 का आंकड़ा हो गया है। पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद में मामा के हिस्से में सीएम की कुर्सी आते आते रह गई और दिल्ली तक आने वाली भोपाल से जो फ्लाइट आ रही थी एयर इंडिया की, उसमें जो उन्हें कुर्सी मिली, जो सीट मिली, वो अंदर को धसी हुई थी। तो मामा, किस्मत जब झोंके खाती है तो सब ऐसा ही होता रहता है। देश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पे आखिर किस्मत वाले ही तो बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी।